नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऊष्मा और ऊष्मागतिकी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उससे संबंधित। यहाँ से भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला बार बार जो वर्ड आता है वो सिस्टम, निकाय या तंत्र। वह चार दीवारी जिसमें किसी पदार्थ को भरकर उसकी स्थितियों का अध्ययन किया जाए वो निकाय, तंत्र या सिस्टम कहलाता है। निकाय के भीतर ऊर्जा और द्रव्यमान उपस्थित रहते हैं और निकाय के अलावा शेष भाग क्या कहलाता है? सराउंडिंग या वातावरण। जैसे ये चारों तरफ बाउंड्री बनाई है, उसके अंदर ऊर्जा और द्रव्यमान है, ये निकाय होगा। इसके अलावा शेष भाग वातावरण होगा। ऊर्जा और द्रव्यमान, चारों तरफ बाउंड्री, ये दीवारें क्या है? चालक है। और यहाँ पर ये ऊर्जा और द्रव्यमान, और ये इसमें जो दीवारें हैं ये क्या होंगी? रुद्धोष्म दीवारें। यदि निकाय से ऊर्जा और द्रव्यमान का आदान प्रदान बाहर वातावरण में हो तो ये दीवारें चालक है, और निकाय से वातावरण में ऊर्जा और द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं हो तो ये रुद्धोष्म दीवारें हैं। और रुद्धोष्म प्रक्रम भी यही होता है, ऐसा प्रोसेस जो बाहर से न ऊष्मा लेता है न देता है। यहाँ पर एक निकाय बनाया है, उसको एक ऊष्मा दी गई है और वो ले रहा है, इसका मतलब दीवारें चालक है। वातावरण से उसने जो ऊष्मा ली है डी क्यू, वो म्यू सी पी डी टी। म्यू कांस्टेंट है, सीपी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और डीटी जो है वो क्या है? ताप का अंतर। वातावरण से जो ऊष्मा प्रदान की गई है उसको डी क्यू, और इसका फॉर्मूला आपके सामने है म्यू सी पी डी टी। जो ऊष्मा दी गई है वो दो भागों में डिवाइड, पहला कुछ कार्य संपन्न करने में, और उसके अलावा जो बची जो ऊर्जा है या ऊष्मा है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। सबसे पहले कार्य, और कार्य का फॉर्मूला है पी डी वी। पी दाब है और डी वी आयतन का अंतर है। मतलब दाब फिक्स है और कार्य किस पर निर्भर करेगा? आयतन पर। अगर निकाय में प्रसार होता है तो कार्य धनात्मक, संपीड़न होता है तो कार्य ऋणात्मक, और अगर सम आयतनी है, अगर आयतन में बदलाव ही नहीं होता है तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो, और डीवी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो कार्य की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। सम आयतनीय प्रक्रम में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। वही अगर आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं तो म्यू सी वी और डी टी। स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सी वी है। अगर ताप में वृद्धि होती है तो यहाँ पर डी टी पॉजिटिव होगा तो आंतरिक ऊर्जा भी धनात्मक। ताप में कमी तो आंतरिक ऊर्जा ऋणात्मक। अगर ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता तो आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? ज़ीरो। समतापीय जो प्रक्रम है उसमें ताप समान रहता है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं, आंतरिक ऊर्जा जीरो। समायतनीय प्रक्रम में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए कार्य जीरो। ये दोनों कार्य और आंतरिक ऊर्जा, मतलब जो आपने टोटल एनर्जी किसी निकाय या सिस्टम को दी थी वो दो भागों में डिवाइड हो गई, कुछ कार्य संपन्न होने में और कुछ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हो गई। तो ये ऊष्मागतिकी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी थी उससे अपन बात कर रहे हैं। कार्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, आंतरिक ऊर्जा के बारे में, कब धनात्मक कब ऋणात्मक, रुद्धोष्म दीवारें क्या है, चालक दीवारें आप जानते ही हैं, और निकाय किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। और किसी निकाय को दी गई जो ऊष्मा है उसके कार्य और आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। आपने किसी निकाय को जो ऊष्मा दी थी वो उसके कार्य और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में हो गया। अब ऊष्मा जो दी गई थी उसका फॉर्मूला ये लिखवाया, कार्य का ये और आंतरिक ऊर्जा का, इसको आप डी यू लिख सकते हैं। कार्य का और जो फॉर्मूला वो है म्यू आर डी टी, इनको इक्वेशन में रखा और एक नया सूत्र आया सी पी माइनस सी वी बराबर आर। आर गैसीय नियतांक है जिसकी वैल्यू 8 पॉइंट कुछ होती है, आप 25/3 लिख सकते हैं। ये मेयर सूत्र है।
स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। इन दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर एक गैस नियतांक के बराबर होता है। ये मेयर सूत्र आपको याद रखना है। निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक और निकाय पर किया गया कार्य को नेगेटिव मानना है। जैसे अभी ये फॉर्मूला है और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि यदि किसी निकाय को 150 जूल ऊष्मा दी गई, मतलब dq की वैल्यू कितनी हो गई 150। निकाय पर किया गया कार्य, देखो निकाय पर किया गया कार्य तो नेगेटिव में कितना आ गया माइनस के 60 जूल, तो du कितना होगा ये देख लीजिए। अब आपको du निकालना है तो ये माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा और du बराबर 210 जूल। ये क्वेश्चन क्यों समझाया आपको क्लियर होगा। देखो जो भी अपन बातें कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, बिल्कुल इजी वे में। आपको बस इन कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ना है और बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से चीज़ों को देखना है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बीएससी आपने कर रखी है, बीएड आपने कर रखी है, साइंस के कितने सवाल आएंगे वो भी आपको पता है। कितने ऐसे सवाल है वो आप बिल्कुल नहीं पढ़े तो भी कर सकते हैं। तो जो मार्जिन है वो कितने सवालों का है वो आपको समझना पड़ेगा। और याद रखें अपन सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, किसी नॉलेज के लिए नहीं, है ना। केवल और केवल अपना जो टारगेट है वो आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं उसके लिए कैसे पढ़ा जाएगा। रुद्धोष्म प्रक्रम, न ऊष्मा लेता है न देता है, तो dq 0, तो इक्वेशन को लिखा और संपन्न कार्य नेगेटिव में आंतरिक ऊर्जा के बराबर। थर्मस में भरी चाय को समय बाद तापमान कम हो जाएगा और थर्मस में भरी चाय को हिला देने पर आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समतापीय प्रक्रम, तापमान 0 तो आंतरिक ऊर्जा 0, जिसके बारे में बहुत बार कह चुके हैं। dq ये फॉर्मूला अभी अपन लिख ही रहे थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये 0 हो गया तो dq बराबर क्या हो गया dw। मतलब आप जो भी निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं वो पूरी की पूरी कार्य के रूप में। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। निकाय वातावरण से न ऊष्मा लेता है न देता है, रुद्धोष्म। निकाय को आपने जो ऊष्मा दी है वो पूरी तरह कार्य में संपन्न, समतापीय। और समतापीय प्रक्रम का सबसे अच्छा उदाहरण है अवस्था परिवर्तन। आपने जब बर्फ को पानी में बदलने के लिए ऊर्जा दी थी 80 कैलोरी पर ग्राम, वो पूरी की पूरी बर्फ को पानी में बदलने में खर्च हुई है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा याद करवाने के लिए लिखा है। समायतनी प्रक्रम, जब आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य 0, दी गई ऊष्मा पूरी की पूरी आंतरिक ऊर्जा के रूप में। रुद्धोष्म प्रक्रम तेज होते हैं और समतापीय प्रक्रम धीमे होते हैं। टायर का फटना, ध्वनि का संचरण रुद्धोष्म प्रक्रम है और बर्फ का पिघलना और पानी का वाष्पित होना समतापीय प्रक्रम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। बर्फ का पिघलना किस प्रकार का प्रक्रम है, पानी का वाष्पित होना किस प्रकार का प्रक्रम है, आपको पता होना चाहिए। अवस्था परिवर्तन, अगर अवस्था परिवर्तन होती है तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं, ताप में अगर कोई परिवर्तन नहीं तो समतापीय, इम्पॉर्टेंट। रुद्धोष्म, टायर का फटना और ध्वनि का संचरण। तो इन बातों से आपको किस तरीके से सोचना है, एग्जाम में लाइन आई कि किसी निकाय को आपने ऊष्मा दी और पूरी की पूरी आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित हो गई, समझ गए, समायतनिक प्रक्रम है। किसी निकाय को आपने ऊष्मा दी और वो जो पूरी की पूरी जो ऊष्मा है वो किए गए कार्य के रूप में हो गई, तो समतापीय प्रक्रम है। रुद्धोष्म प्रक्रम, मेयर का फॉर्मूला, गैसीय नियतांक, ये था ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी से संबंधित। इसी फॉर्मूले में कई बार एग्जाम में सवाल आ जाता है गैस के लिए, तो आर के बटे में मॉलिक्यूलर वेट, उस गैस का अणुभार। अब दो गैसों का अनुपात आपसे पूछा जाए तो उस गैस का अणुभार नेक्स्ट वाली गैस को भी ऐसे ही लिखेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, ये देखिए, तो पहली गैस और दूसरी गैस, मान लो पहली आपने हाइड्रोजन ले ली और दूसरी नाइट्रोजन ले ली, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया R/2 और नाइट्रोजन का कितना हो गया 28। अब क्या होगा,
R ये आपको पता ही है, कैंसिल और 14/1। कहने का मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर 14:1 होगा। कहने का मतलब मेयर के सूत्र में R के बटे में उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। मेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या होता है? किसी निकाय के बारे में जो दी गई ऊष्मा है वो दो चीज़ों के रूप में या तो कार्य करेगी या आंतरिक ऊर्जा के रूप में। रुद्धोष्म क्या है, समतापीय क्या है, समायतनी क्या है, एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप दुनिया भर का नॉलेज लेके घूमते रहो, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ध्वनि का संचरण किस प्रकार का प्रक्रम है। ध्वनि में भी अपन ने पढ़ा, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल आपको ये याद रखना है, निकाय पर किया गया कार्य या निकाय द्वारा किया गया कार्य। मेयर का फॉर्मूला, ये ऊष्मा और ऊष्मागतिकी से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सफिशिएंट नॉलेज है, बड़े ध्यान से वीडियो देखें, तैयारी करें। थैंक यू।